और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी और पंजाबी अकेडमी को तहलील करने की सिफारिश कर दी गई है। रियासती वजारत बराए अक़लियती उमूर ने मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को भी तहलील करने की सिफारिश की है। अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने न्यूज़ 18 उर्दू से ख़ास बातचीत में कहा कि रियासत की दीगर अक़लियती कमेटियों की कानूनी हैसियत को निगाह में रखते हुए उन्हें जल्द ही तहलील करने की सिफारिश की जाएगी, जबकि महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। वाज़ेह है कि अक़लियती कमेटियों को तहलील करने के बाद नई कमेटी जल्द ही तश्कील करने का काम शुरू किया जाएगा। अक़लियती उमूर के तहत जो भी सरकारी कमेटियां थी, हमने उसे डिसॉल्व करने का फैसला किया है और जल्द ही नई कमेटी हम पूरी तरह से बनाएंगे। हमने उर्दू एकेडमी को डिसॉल्व कर दिया है, पंजाबी एकेडमी को डिसॉल्व किया है, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को डिसॉल्व किया है और जो भी सरकारी मेंबरान जो पिछली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थे जहां जहां, उन तमाम लोगों को हटाने का फैसला एक पॉलिसी डिसीजन के तहत महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने किया है। उर्दू एकेडमी है और मौलाना आज़ाद हज कमेटी को भी डिसॉल्व करें क्या? नहीं, मैंने यही कहा कि जहां अपॉइंटमेंट से लोग आए हैं वो हम पूरी तरह से बर्खास्त करेंगे। जहां इलेक्शन से लोग आए हैं उसके बारे में सोचा जाएगा कि कैसे उसे फैसला किया जाए। दिल्ली के शाहीन बाग में जारी गैर मुइन्ना हड़ताल की हिमायत में औरंगाबाद के तलबा ने दिल्ली गेट पर गैर मुइन्ना जंजीरी हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की खास बात यह है कि ये खालिस तलबा का एहतजाज है। एहतजाजी तलबा का कहना है कि वो उस वक्त तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कि CAA और NRC वापस नहीं लिया जाता। साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मेरे साथी हल्ला। दिल्ली का शाहीन बाग अगर NRC मुखालिफ तहरीक का मरकज बना है तो औरंगाबाद में दिल्ली गेट का हिमायत बाग शाहीन बाग के हामियों की आमाजगाह बन गया है। शाहीन बाग और JNU की हिमायत में जात पात और मजहब से ऊपर उठकर तलबा बरादरी यहाँ जंजीरी हड़ताल कर रही है। पिछले 2 रोज से ये तलबा रात के अंधेरे में कड़ाके की सर्दी के बावजूद टस से मस नहीं हुए हैं। CAA का जो जालिमाना कानून हुकूमत आमिराना तौर पर नाफिज कर रही है और इसके खिलाफ अलीगढ़ से जो तहरीक उठी थी और जामिया इस्लामिया ने अपने खून से उसे सींचा है और शाहीन बाग के अवाम अपने पूरे जोश व खरोश के साथ अपने मासूम बच्चों के साथ जमा देने वाली सर्दी में डटे हुए हैं। इन लोगों से इज़हार यकजहती के लिए और CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में औरंगाबाद में एक जंजीरी हड़ताल की शुरुआत की गई है। ये जो प्रोटेस्ट है हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता। हम पूरे छात्र एक जगह आए हैं। हमारे को पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाना है, ये देश का मुद्दा है और ये लोग हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि हम राष्ट्रवादी है या नहीं है। हमारे देश में हमारी रगों में हिंदुस्तानी खून है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस जंजीरी हड़ताल में रात के वक्त इनकलाबी शायरी के जरिए माहौल को गरमाया जा रहा है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को। औरंगाबाद की फिजा में फैज, हबीब जालिब और दीगर शायरों का कलाम गूंज रहा है। बत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, बत्तियां रोज। इन नौजवानों को शहरियान की तरफ से भरपूर तायद व हिमायत मिल रही है। उससे रिलेटेड हमने बच्चों के लिए कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज किए हैं, जिस तरह से वो यहाँ पर आए और सेल्फ स्टडी करें, कुछ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाने में मदद करें। ये एहतजाजी धरना जंजीरी शक्ल में 22 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए अगर कोई हमारे लिए पॉजिटिव आ रहा है और काबिल कबूल फैसला होगा तो इसके मंसूख करने का सोचा जाएगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू ये। RSS पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बीजेपी जब से मोदी हुकूमत ने CAA और NRC का शोशा छोड़ा है, इसके बाद से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि औरंगाबाद की सड़कों पर एहतजाज ना हुआ हो। और इन तमाम सरगर्मियों में तलबा बरादरी पेश है। ऐसे में जंजीरी हड़ताल इस तहरीक का एक अहम पड़ाव कहा जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए
औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। रूही की तरह उड़ जाएंगे, रूही की तरह उड़ जाए। शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक के तहत परभनी में आज कुल जमाती एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। जिला दफ्तर कलेक्टर के सामने मुनक़िदा एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। धरने का इनेकाद दस्तूर बचाव समिति की तरफ से किया गया था। आना नहीं चाहिए, इसलिए है और साबित कदम रहेंगे कि आपने सुना रोजी रोटी छोड़ के जेल भरो आंदोलन। परभनी का एहतजाजी मुजाहिरा शहरियत तरमीमी कानून की मनसूखी के लिए किया गया था। एहतजाज में 20 दिसंबर को निकाले गए एहतजाजी जुलूस के दौरान हुए पथराव की वारदात के बाद पुलिस की जानिब से जुलूस में शामिल 12,000 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की पुलिस की जानिब से की गई यकतरफा और गैर मुनसिफाना कार्रवाई के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया गया। एहतजाजियों ने बेगुनाह अफराद के खिलाफ दाखिल की गई FIR को मनसूख करने की मांग की। तो CAA और NRC के खिलाफ जो वातावरण है, ये काला कानून रद्द होना चाहिए, इसलिए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे। और दूसरी बात, परभनी शहर में जो 20 तारीख को मोर्चा निकाला गया, उसमें 10 से 12,000 लोगों के खिलाफ FIR दाखिल किया गया। ये FIR जानबूझ के दाखिल किया गया, इतना बड़ा FIR भारत में कहीं नहीं दाखिल किया। इसलिए जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये पूरा FIR रद्द हो और जो बेकसूर लोग हैं अंदर उनके नाम बाहर आ जाए और उनको खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। इसलिए हमारा ये आज का ये धरना आंदोलन था। ये उम्रा यात्रा के लिए सऊदी अरब देश गया था और मैं वापस जब आया हूं तो इमिग्रेशन का स्टाम्प मेरे पासपोर्ट पर मौजूद है। वो 26 दिसंबर को मैं आया हूं और 20 दिसंबर को मेरे गांव, मेरे शहर परभनी में जो आंदोलन मोर्चा होता है उसमें पत्थरबाजी होती है। तो यहाँ की पुलिस प्रशासन ने 12,000 लोगों के खिलाफ जो झूठा FIR किया, उसमें विदेश में रहने वाले 20 दिन के लिए जाने वाले रफीउद्दीन अशरफी का नाम डाला है। हम वापस आने के बाद बहुत रो रहे हैं कि ये क्या अन्याय हो रहा है। एहतजाजी धरने में मुस्लिम रहनुमाओं के अलावा दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और CAA को मुल्क के दस्तूर के खिलाफ करार दिया। आज ये बात फैला रहे हैं कि खाली मुसलमान लड़ रहे हैं, लेकिन आप इस स्टेज को देखिए, ये खाली मुसलमानों की लड़ाई होती तो ये क्यों आए होते? ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये इस मुल्क के दस्तूर की, संविधान की लड़ाई है। इस मुल्क के संविधान में गैर बराबरी की हजारों सालों की बेड़ियों को तोड़ने का और उन बेड़ियों में दोबारा न जकड़े जाने का इंतजाम आर्टिकल 14 और 15 में किया है। इसलिए आर्टिकल 14 और 15 ये इस संविधान का आत्मा है, रूह है। हम देख रहे हैं देश में क्या अराजकताबाजी हुई है, ये हमारी ही गलती है। कुछ साल पहले हमने ऐसे नाइंसाफ लोगों को गद्दी पे बिठा दिया है और आज का ये दिन भोगना पड़ा है। और ऐसे लोगों को हम न चुन कर देते और नहीं, ये दिन हमको आज देखना पड़ता। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितने भी संकट आ जाए, अभी 12,000 लोगों पे गुने दाखिल हुए, 12,000 के बजाय 50,000 लोगों पे भी अगर गुने दाखिल हो जाए तो हमें इन बातों से नहीं डरना है। हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। इस एहतजाज से हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि ये लड़ाई किसी एक मजहब के लोगों की नहीं बल्कि दस्तूर को बचाने की है और इसमें सभी लोग शामिल हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए परभनी से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। अकोला में बहुजन मुक्ति मोर्चा के ज़ेर एहतमाम CAA के खिलाफ जमकर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। इस दौरान हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने यहाँ का जायजा लिया। अकोला शहर में यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से एक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम मजहब, तकरीबन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मज़ाहिब के लोगों का इनको सपोर्ट है। बड़े पैमाने पर नौजवान भी आए हुए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि उस रैली में क्यों आए, क्यों आए रैली में? हम NRC के खिलाफ आए हैं। घर को आगे ये कानून हमको नहीं चलता है। ये यहाँ पर मतलब हिंदुओं को पर ये नागरिकता दे रहे हैं और मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रहे। तो इससे क्या पता चलता है भाई कि हमारे बाप दादाओं ने गोरों से नहीं लड़े,
हमारा आज़ादी में अहम रोल रहा है। जब भी आज़ादी हुई हम मुसलमान लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया है और आज हम ही देश के बाहर किया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी है, सरासर नाइंसाफ़ी है। हम NRC और CA के खिलाफ है और हम मरते दम तक खिलाफ रहेंगे। ये कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश जिन्ना का है, नथुराम गोडसे का है। ये देश गांधी का है, बाबा साहेब अम्बेडकर का है, टीपू सुल्तान का, शिवाजी महाराज का देश है। ये RSS वालों ने पूरा, ये BJP वालों ने एकदम कानून लाकर नथुराम गोडसे का। आपको लगता है कि वाकई में जो संविधान है संविधान को बचाने की सख्त जरूरत है। संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ धर्म के नाम पे, इसके नाम पे बांटा जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है। NCC के नाम पे मुसलमानों को, दलितों को साथ में, उनसे साथ नाइंसाफी हो रही है और सरासर ये दस्तूर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को इस कानून के समझ नौजवान है, उनका ये कहना है कि हम इस कानून को पूरी तरह समझते हैं और समझने के बाद ही वो जो लोग हैं इस कानून के खिलाफ में सड़कों पर उतर आए हैं। JNU में तलबा पर हुए हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज बाद नमाज जुमा अमरावती में SIO और स्टूडेंट्स यूनियन के मुश्तरका तौर पर कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने JNU हमले के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। साथ ही जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सौंपा। इसमें JNU कैंपस में दहशतगर्दों की तरह घुसकर तलबा, तालिबात और असातिज़ा पर हुए हमला करने वाले नकाबपोश कसूरवारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वहीं मजहब के नाम पर मुल्क के तलबा में तफरीक डालने वाली ताकतों पर पाबंदी लगाने की भी यहाँ मांग की गई। JNU के अंदर जो असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है छात्रों पर और शिक्षकों पर, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही हुकूमत से और सरकार से डिमांड करते हैं कि जो लोग भी इसके पीछे है, जिस संगठन का भी इसके पीछे हाथ है, उसको जो है बैन किया जाए और जो लोग इसके पीछे है, जो लोग इसके अंदर शामिल थे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने कैंपस के अंदर घुसने में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको जो जवाबदेही के लिए तलब किया जाए और उन पर लीगल कार्रवाई की जाए। जो है तो जामिया मिलिया इस्लामिया में लाठियाँ चलाई हैं और जिस तरह से वहाँ बर्बरता फैलाई है, हम ये समझते हैं कि जिस तरह तालीमी इदारों को जो है ये निशाना बनाया जा रहा है, तो दरअसल ये देश विरोधी गतिविधियाँ हैं और हम इस स्टैंड के साथ में खड़े हैं कि हमारे तालीमी इदारे महफूज हों। भिवंडी के खोखा कंपाउंड में आज दोपहर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग 6-7 गोदामों तक फैल गई। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और पानी के कई टैंकर जाए हादसे पर पहुंचे और सबसे पहले अतराफ के गोदामों को खाली करवाया गया। इन गोदामों में कच्चा कपड़ा रखा होने के सबब आग तेजी से फैलती गई। जुमा होने की वजह से कारखाने बंद थे, इसकी वजह से अंदर कोई मुलाजिम नहीं था, वरना बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। सख्त मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू तो पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का माल जलकर खाकस्तर हो चुका था। कुलकर्णी हॉस्पिटल के पीछे आग लगी हुई है और फायर अभी कंट्रोल में है। गोडाउन में कपड़ा है, तैयार कपड़ा है, ग्रे कपड़ा है, वो तागे है 200-200 मीटर के, 100-100 मीटर के ऐसे। एक बाजू में ही उनका ही गोडाउन था, लेकिन उसको बचाया गया है पूरी तरह। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 12D के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आज बरोज़ जुमे को सामने आए। इस ज़िमनी इलेक्शन में जनता दल सेकुलर और MIM गठबंधन के मोहम्मद मुस्तकीम डुगुंडी ने एक तरफा कामयाबी हासिल की। इनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस आई और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इस ज़िमनी इंतखाब में कुल 5 उम्मीदवार थे। जुमेरात को यहाँ वोट डाले गए थे। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। हज 2020 के लिए कुरानंदाजी। कर्नाटक के वज़ीर आला येडियुरप्पा ने किया इफ्तिताह, कहा CAA से न घबराएं मुसलमान। कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में पुलिस फायरिंग का मामला। साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने जारी की CD में पुलिस बर्बरियत के कई मनाज़िर। बेंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनफरिद अंदाज में एहतजाज। हिमायू सेठ ने सिख भाइयों की पगड़ी पहनकर किया एहतजाज।
और येडियुरप्पा और बीजेपी हाईकमान के दरमियान सर्द जंग। येडियुरप्पा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से इख्तियार की दूरी। कर्नाटक में हज 2020 के लिए आज कुरानंदाजी अमल में आई। रियासत के वज़ीर आला येडियुरप्पा ने ऑनलाइन कुरानंदाजी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 6243 आज़मीन हज का इंतखाब कुरानंदाजी के जरिए किया गया, जबकि 491 आज़मीन का इंतखाब रिजर्वेशन के ज़ुमरे में हुआ। इस मौके पर कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन आर रोशन बेग ने हज भवन में ऑडिटोरियम और मस्जिद की तामीर के लिए 10 करोड़ रुपए फराहम करने की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त पर वज़ीर आला येडियुरप्पा ने अपने खिताब में 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि गुलबर्गा से सफ़र हज के लिए रास परवाज़ें शुरू करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से रुजू किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला ने शहरियत तरमीमी कानून का भी जिक्र किया और कहा कि इस कानून से किसी भी मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे। इस तकरीब में वज़ीर अक़लियती बहबूद प्रभु चौहान, कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ने भी शिरकत की। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 6734 ಕೋಟಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 459 ಜನ ಹಾಗೂ 39 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಹಜ್ ಭವನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ। ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು आज हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी की ओर से हज कमेटी में जो सिलेक्शन हुआ है, ऑनलाइन मुखांतर कंप्यूटर से उन्होंने लॉगिन ओपन किया है और मुख्यमंत्री जी ने हमारे माइनॉरिटी को भरोसा दिलाया है कि आपके साथ में सरकार है, हम आपके साथ में हैं और हमारे जो हाजी मक्का मदीना जाएंगे, हज जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे, अच्छे तरह से जाएंगे। सरकार को जो जो सहयोग करना होगा 100% सहयोग करेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई है मक्का मदीना जाएंगे, उनके रीत से आराम से कोई भी तकलीफ ऐसा हम व्यवस्था करेंगे। और आने वाले समय में जो पिछली सरकार ने हमारे जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कम किया था, हमारी सरकार ने उस बजट को ऊंचा करेगी। ये मैं आपको मुखांतर बोल सकता हूँ। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ कर्नाटक के मंगलुरु में हुए एहतजाज और पुलिस फायरिंग पर आज बड़ा इंकशाफ सामने आया। जी हाँ, रियासत के साबिक़ वज़ीर आला JDS के रियासती सदर HD कुमारस्वामी ने इस पूरे मामले पर एक CD जारी की। HD कुमारस्वामी ने पुलिस ज़्यादतियों, पुलिस मज़ालिम और बर्बरियत के मनाजिर इस CD के जरिए आवाम के सामने पेश किए। वाज़ेह है कि 19 दिसंबर को कर्नाटक के साहिली शहर मंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ था। इस मौके पर हुई पुलिस फायरिंग में जलील और नौशीन नामी 2 नौजवानों की मौत हो गई थी। चंद दिनों पहले पुलिस ने वीडियो जारी करते हुए इस पूरे फसाद के लिए एहतजाजियों को जिम्मेदार करार दिया था, लेकिन अब साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी ने CD जारी करते हुए एहतजाज के बाद हुई लाठीचार्ज और पुलिस फायरिंग के वाक़यात को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश की। इस CD में पुलिस की जानिब से पथराव किए जाने के मनाजिर दिखाए गए हैं। बस स्टैंड और पेट्रोल पंप पर खड़े लोगों पर लाठियां बरसाने के मनाजिर दिखाए गए हैं। पुलिस की मुबैना जातियों के कुल 35 मनाजिर इस CD में पेश किए गए हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हर्षा के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर पुलिस बेंगलुरु में मुनफरिद अंदाज में शहरियत कानून और NRC की मुखालफत की गई। शहर की मारूफ समाजी कारकुन हिमायू सेठ ने सिख भाइयों की पगड़ी पहनकर न सिर्फ इत्तेहाद का मुजाहरा किया बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान की भी मज़म्मत की। हिमायू सेठ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने एक अवामी इजलास में कहा था कि एहतजाज करने वाले कपड़ों से ही पहचाने जाते हैं। हिमायू सेठ ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क को मजहब,
लिबास, ग़िज़ा, इलाके की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में सदियों से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते आ रहे हैं। इस इत्तेहाद को कोई तोड़ नहीं सकता। मेहरबानी से इस चीज़ को गौर करें और ये बिल वापस लें। हम लोग एक चाहते हैं कि ना एक जहती हो, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं, यूनिटी कायम हो। तो हम ये साबित करने के लिए हमारे भाई, हम लोग उनके साथ हमारा उठना बैठना है। हमारे सरदार जी भाई हमारे साथी हैं, हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई हमारे साथ, उनका लेन देन है। जगह इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि ये जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में उसको रोका जाए। इसको जो जुल्म हो रहा है बच्चों पर वो भी ख़त्म किया जाए। इसकी वजह से जो बेचैनी है, जो एक्ट की वजह से बेचैनी है, उसको ख़त्म करें। हमारी प्रेसिडेंट से यही गुजारिश है कि वो इसको सीरियसली लें, उसको देखें। CAA, NRC और NPR के ताल्लुक़ से कानूनी बेदारी पैदा करने के लिए मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से गुलबर्गा में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया। जलसे आम से कानूनदानों के अलावा उलमा कराम और दानिशवरों ने भी खिताब किया। मजलिस तामीर मिल्लत शाख गुलबर्गा की जानिब से कानूनी बेदारी मुहिम के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट का मशरूत समाअत करने का तबसरा सबसे ज़्यादा मौजूए बहस रहा। कानूनी माहिरीन सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं। इस इजलास में CAA, NRC और NPR के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई है। इसके खिलाफ मुत्तहदा तौर पर जद्दोजहद करने पर जोर दिया गया। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा बोले तो गलत बोले, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोला है तो गलत बोले। राइट है, सिटीजन का राइट है, आपको नहीं। वायलेंस को रोकने का काम गवर्नमेंट का है, पुलिस का है, मिलिट्री का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है। आप बैठो आराम से, पंखे के नीचे बैठ के आप जजमेंट लिखते बैठो। कानूनी लड़ाई ये है कि हम उसके ताल्लुक से एहतजाज करेंगे, उसके ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों, जजेस से रुजू हों, और जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर MPs हैं उन MPs के पास भी जाकर के उनका घेराव भी करें कि भाई ये जो कानून के खिलाफ कानून लाया जा रहा है ये हमारे मुल्क को तोड़ने वाला है, जमहूरियत को ख़तरे में लाने वाला है। ये मजहबी, हम ख़त्ती बार बार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये मजहबी मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत इसको मजहबी मसला बना रही है। और मज़हब के उन्वान के ऊपर हमारे अपने हिंदुस्तानियों के अंदर मज़हब से जो लगाव होता है, जो मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत को उल्टा रिवर्स में सेंस में इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा, उनको तकसीम कर दिया जा रहा। कि जो CAA का है, CAA के बाद में NRC आएगा, इसके तहत ये कोशिश की जाएगी कि जो भी यहाँ पर तादाद है जो मुसलमान है और जो ऐसे लोग हैं जो RSS के ख्यालात से के करीब नहीं है, जो BJP को नहीं मानते, इनको वोट देने का हक़ ले लिया जाए। यही कोशिश है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं, इनको हिंदुस्तान के बाहर नहीं भेज सकते। वज़ीर आला येडियुरप्पा और BJP की मरकजी क़यादत के दरमियान सर्द जंग अब खुलेआम नजर आने लगी है। सर्द जंग के पेश नज़र वज़ीर आला येडियुरप्पा ने स्विट्ज़रलैंड के डाउस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। बताया जाता है कि वज़ीर आला येडियुरप्पा काबीना में तोसी की मुशावरत के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन BJP हाईकमान उन्हें वक्त ही नहीं दे रहा। समझा जाता है कि इसी से दिलबर्दाश्ता होकर येडियुरप्पा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से दूरी इख्तियार की। 21 और 24 जनवरी के दरमियान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इजलास होने जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में मरकजी वजीर पीयूष गोयल, मनसुख मंदावा के अलावा CM कमलनाथ और CM अमरिंदर सिंह शिरकत करने वाले हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले के लंगसुगूर के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में उर्दू मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमानों ने एहसास कमतरी में मुब्तला न होने की उर्दू मीडियम तलबा से खुसूसी अपील की। प्रोग्राम में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और उम्दा मुज़ाहरा करने वाले तलबा को तहनीत भी पेश की गई। ये बोलना चाह रहा हूँ, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ नहीं सकते बोलकर आप घर में बैठे तो नहीं होता, लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा। मंजिल को अगर ये रखेंगे जिंदगी के अंदर तो हम कहाँ भी पहुंच सकते। मेरा मकसद बोलने का यही है कि लोग आप अच्छा पढ़ें। आपके माँ बाप की गरीबी कितनी भी रहेंगे और इतनी तकलीफ में आप लोगों को स्कूल में भेजते रहते हैं, उस तकलीफ का आप हर दिन माँ बाप को याद रखें। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान है या उर्दू सिर्फ पाकिस्तान की जुबान है।
पाकिस्तान तो 1947 में बना है, उर्दू हजारों साल पुरानी है। पाकिस्तान का क्या सामना उर्दू से? दूसरा, उर्दू मुसलमानों की जुबान है, ये नहीं है, उर्दू हिंदुस्तानी जुबान है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।